संपा जी, जैसे आपने बताया कि आप टीबी का रिसर्च करके इंडिया में यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो लिपिड नैनो पार्टिकल में, तो वो जर्नी मर्ज कैसे हुई यहाँ पे? पैंडेमिक अभी थोड़े सालों पहले पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक आया। कोर्स आप हमारे किसी के पास वैक्सीन नहीं थी या कोई मेडिसिन नहीं थी जिससे आप अपने लोगों को बचा सको। आपके ऊपर जो एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, कितना आप लोगों पे ये प्रेशर रहा होगा? अगर कोई नेक्स्ट पैंडेमिक आया तो उसके लिए सारे साइंटिस्ट प्रिपेयर है? तो बात करें वैक्सीन की, गोइंग बैक टू वन स्टेप बैक, तो वैक्सीनेशन जब आप तैयार करते हो, जब डॉक्टर वैक्सीन देता है, तो वो कैसे हमारी बॉडी में मतलब अफेक्ट करता है और कितना हाउ स्पीडी कि पीपल कैन रिकवर फ्रॉम दैट वैक्सीनेशन? मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो ये कितने साल तक वैक्सीन हमारी बॉडी में फाइट करेगा? वेलकम टू कैम्प पॉडकास्ट। मैं निर्जरी पटेल और आपका बहुत बहुत स्वागत है कैम्प पॉडकास्ट में। आज तक हम लोगों ने जो मेडिसिन ली है, रिसर्च किया है लोगों ने, उसका डॉक्टर्स हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हमें ये मेडिसिन लेनी है, ये एंटीबायोटिक्स लेनी है। और वैक्सीनेशन जो लिए बच्चा पैदा होता है तब से वैक्सीनेशन दिलवाते हैं और लेते जा रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन और मेडिसिन का जो डॉक्टर्स हम लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं वो आती कहाँ से? जब हमारे पास साइंटिस्ट नहीं होते या रिसर्च नहीं कर सकते तो ये मेडिसिन होती नहीं है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो वैक्सीनेशन का, उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट, RMIT यूनिवर्सिटी में वो साइंटिस्ट है सांपा सरकार जी। सांपा सरकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमें गर्व होता है जो अपनी इंडियन कम्युनिटी में, यहाँ इंडिया से आके ऑस्ट्रेलिया में जो आप साइंटिस्ट का रोल कर रहे हो एज ए RMIT यूनिवर्सिटी में, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी आई वुड से इन ऑस्ट्रेलिया। तो थैंक यू फॉर कमिंग। और आज जो हमें आप नॉलेज देने वाले हो वैक्सीनेशन का और एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम शुरू करेंगे आपकी जर्नी, जो आप इंडिया से हो और इंडिया से आने के बाद यहाँ पे कैसे शुरुआत हुई ये सब चीज़ों का। तो हमें थोड़ा सा जानकारी दे कि आप कहाँ से हो सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड मैं इंडिया से PhD की हूँ इन बायोटेक्नोलॉजी। It's called the institute called National Chemical Laboratory, पुणे। वहाँ से PhD करने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया आया एज ए postdoc, and then since then I'm doing research here. So currently, as you said, that I am a scientist at RMIT University. Yeah. So तब से मेरा रिसर्च चालू है and it's still continuing, and I'm glad that I'm still in the academic field and working. Yeah. जो PhD की बात की आपने इंडिया से की, तो किस फील्ड में आपने PhD की हुई है? तो मेरा फील्ड था इट्स कॉल्ड अ डिजीज ट्यूबरक्लोसिस। तो इंडिया में जो भी इंडियन है, इंडिया में ये ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत पुराना डिजीज है, वेरी कॉमन डिजीज है एंड इन्फेक्शियस है। वी कैन से इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक एक से दूसरा, लाइक यू कैन से एवरी थर्ड पर्सन इज इन्फेक्टेड इन TB. But there is a trick, like that bacteria can't show all the time. It's like it's दो फॉर्म होता है उसका, एक एक्टिव फॉर्म होता है, एक लेटेंट फॉर्म होता है। तो उस डिटेल में मैं और जाऊंगी बाद में। बट ओवरऑल माय रिसर्च है ट्यूबरक्लोसिस। बट व्हेन आई केम हियर, देन आई एक्सटेंड माय रिसर्च इन अदर फील्ड एज वेल। सो दैट इज कॉल्ड लिपिड नैनो पार्टिकल्स फील्ड। सो बेसिकली माय रिसर्च बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड। ऑफ कोर्स TB इज वेरी कॉमन इन इंडिया में। बच्चों को जब बच्चा पैदा होता है, आई थिंक वहाँ पे TB की एक वैक्सीनेशन दी जाती है। तो हम बात करेंगे
टीबी से, एंड देन विल डेफिनेटली कम टू योर रिसर्च इन ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही कम टीबी के केसेस हो रहे हैं और हो पाए जाते हैं. आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 20% इन द होल पॉपुलेशन, आई वुड से कि टीबी का कोई केस निकला होगा. संपा जी, जैसे आपने बताया कि आप टीबी का रिसर्च करके इंडिया में यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो लिपिड नैनो पार्टिकल में, तो वो जर्नी मर्ज कैसे हुई यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी. तो टीबी, पहली बात तो आपने जो बोला कि ये इंडिया का डिजीज़ है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत रेयर है, पर सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने एग्जांपल देख लिया लाइक कोविड का. इट्स अ एयरबॉर्न डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़, राइट? इट कैन गो एनीवेयर, सो यू कैन स्टॉप लाइक दैट. सो जो भी इमिग्रेंट आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में, इतने सारे स्टूडेंट आ रहा है, डिफरेंट कंट्रीज से आ रहा है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, everywhere. So they could be a potential carrier for Australian people, right? Right. Yeah. So इसलिए टीबी का रिसर्च बहुत ज़रूरी है. और करंटली मैंने मेरा जो रिसर्च का एरिया है वो है लिपिड नैनो पार्टिकल्स. तो ये एक छोटा सा बहुत टाइनी लिपिड पार्टिकल्स है. लिपिड मीन्स इट इज़ अ साइंटिफिक नेम लिपिड, बट हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ये एक फैटी मटेरियल होता है. फैटी मतलब फैट काइंड ऑफ मटेरियल से बनाते हैं, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं. और वो जो पार्टिकल है छोटा सा स्मार्ट पार्टिकल है, जो कोई भी ड्रग्स मॉलिक्यूल को या वैक्सीन कैंडिडेट को बहुत अच्छे से एज ए कार्गो के अंदर एनकैप्सुलेट और लोड करते हैं. और उस पार्टिकल को पता है कि बॉडी में कहाँ पे जाना है, इन सेफर वे, इन स्मार्टर वे, इन वेरी क्विकली जाके उसको डिलीवर करना है. तो ये लिपिड नैनो पार्टिकल्स ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हर रिसर्च में अभी इंक्लूड हो रहा है. तो तो आपने जो कोविड की बात की, जो पैंडेमिक की बात की, पैंडेमिक अभी थोड़े सालों पहले पूरे वर्ल्ड में, आई वॉन्ट से ऑस्ट्रेलिया, हम बोल भी नहीं सकते, पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक आया. उससे पहले भी बहुत सारे पैंडेमिक आ चुके हैं, स्पेन में आए, एंड तरह तरह के जो फ्लू वैक्सीन लोगों ने निकाली. तो जब पैंडेमिक हुआ, ऑफ कोर्स हमारे किसी के पास वैक्सीन नहीं थी या कोई मेडिसिन नहीं थी जिससे आप अपने लोगों को बचा सको. ये बहुत ही गंदा पैंडेमिक था जिसमें लोगों ने अपनी फैमिली को गंवाया, पेरेंट्स को गंवाया, बच्चों को गंवाया, या कोई हस्बैंड को गंवाया, या कोई वाइफ को गंवाया. सबकी फैमिली में एक क्वेश्चन था कि कब मेडिसिन आएगी, और एक एंगर भी था लोगों की नजरों में कि अगर मेडिसिन नहीं है, ये वैक्सीनेशन लोग क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं अब तक. तो आपके ऊपर जो एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्चर, कितना आप लोगों पे ये प्रेशर रहा होगा कि ये अभी के अभी हमें कल के कल ये वैक्सीन बनानी है, कल के कल लोगों को डिलीवर करना है, लोगों को मतलब अंदर बॉडी में पहुंचानी है ताकि वो लोग कोविड सेफ हो. तो ये आप थोड़ा सा रिसर्च में बताओगे कि उस टाइम पैंडेमिक में आपके ऊपर मतलब कितना प्रेशर रहा होगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, एज ए साइंटिस्ट जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन पे कितना दबाव रहा होगा उसके ऊपर? डेफिनेटली. तो ये कोविड-19, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा था, पैंडेमिक था, सबके लिए स्केरी था डेफिनेटली. बट मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो साइंस है, वैक्सीन डेवलपमेंट है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लाइक मिनिमम 15 to 20 years इट टेक्स अ टाइम टू मेक अ न्यू वैक्सीन. तो ऑन द स्पॉट तो नहीं हो सकता है, ठीक है. पर कोविड के केस में क्या हुआ कि COVID-19, for example, if I can tell the little bit of timeline, like how it developed. So COVID-19 में 2019 में दिसंबर एंड में शुरू हुआ, ठीक है. फिर डॉक्टर्स ने कहा कि चलो ये कोई डिजीज है जो निमोनिया या नॉर्मल रेस्पिरेटरी फ्लू इसके साथ मैच नहीं करता, बट काइंड ऑफ है ना. फिर ये पता चलने के बाद फिर साइंटिस्ट ने शुरू किया कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मतलब कौन वायरस है जो इसको कॉज कर रहा है, ये डिजीज को, कोविड को. फिर साइंटिस्ट ने रिसर्च करके very quickly they research and they develop, they came to know that there is a virus which is called SARS-CoV-2. And ये इसके
ये जो वायरस है, तो ये पता चला कि चलो ये वायरस है, और वैक्सीन हम तभी डेवलप कर सकते जब हमें पता चलता है कि कौन कर रहा है, मतलब कोई बैक्टीरिया कर रहा है, वायरस कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बट आई थिंक दैट वाज अ डिफिकल्ट पार्ट हियर, क्योंकि ये कोविड-1 फिर उसके बाद कोई दूसरा वायरस, उसके बाद कुछ और ही सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो आई थिंक इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी, एवरी साइंटिस्ट टू फिगर इट आउट कि कौन सा सार्स है या कुछ और है ये। हाँ, तो ये साइंस मतलब हम करते हैं हमेशा फ्यूचर रिसर्च के लिए, ऐसे नहीं कि आज चलो कर लिया बात खत्म, ऐसे नहीं होता है। साइंस मतलब स्किप कंटिन्यू रिसर्च। तो फिर कोविड के केस में क्या हुआ कि SARS-CoV-2 पता चला, देन साइंटिस्ट ने इमीडिएटली, and it is not like one day job, like they have experiences, last 20 years experience they do have. So in 2020 में कोई साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इस वायरस का चलो जीनोम सीक्वेंस निकालते हैं। तो जीनोम सीक्वेंस क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग कोई ऐसे खाने का डिश बना रहे हैं, राइट, हमें पता होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट हमें डालना है ना जी। तो वो तो ये जीनोम सीक्वेंस बताते हैं इस वायरस के अंदर क्या क्या प्रोटीन्स है, क्या क्या लिपिड है, कैसे स्ट्रक्चर है, क्या क्या जीन रेस्पॉन्सिबल है ये डिजीज़ के लिए, राइट। तो फिर वो पता चला कि वो जीनोम सीक्वेंस हो गया, एंड वो पूरे पब्लिक को पता चल गया, लाइक पूरे पब्लिश्ड हो गया वो रिसर्च। उसके बाद जैसे ही पता चला, फिर और भी रिसर्च जो चल रहा है पिछले 20 साल से, उन लोगों ने क्या किया, जैसे इसको एज ए ब्लूप्रिंट यूज़ किया, लाइक चलो हमें ब्लूप्रिंट मिल गया इस वायरस का, इस जीनोम सीक्वेंस मिल गया। तो कोविड के केस में 3 डिफरेंट वैक्सीन्स आए थे, एक मॉडर्ना एंड फाइजर का, दूसरा एस्ट्राजेनिका एंड जॉनसन ने किया, एंड थर्ड वन नोवावैक्स। सो 3 डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन बनाया। तो फर्स्ट मॉडर्ना एंड फाइजर ने जो बनाया वो होता है कि mRNA वैक्सीन, एंड इस mRNA वैक्सीन में उन लोगों ने क्या किया, ये लिपिड नैनो पार्टिकल यूज़ किया। तो बेसिकली दे कंबाइन देयर लास्ट 20 years रिसर्च इन सिंगल पॉइंट, मतलब 20 इयर्स का एक ही बार में उनको ये सारा इम्प्लीमेंट करना पड़ा। तो ये ऐसा नहीं कि साइंस में क्या होता है कि ऑलरेडी एवरी प्लेटफॉर्म इज रेडी, यू डोंट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट। तो mRNA का ऑलरेडी लोगों ने मॉडर्ना ने देख चुका डिफरेंट अदर वायरस के लिए, लाइक जिका वायरस, और स्पेन का भी था। हाँ, स्पेन का भी वो वायरस का ऑलरेडी उन लोगों ने वैक्सीन प्रोड्यूस कर चुके, तो उन लोगों को पता है चलो ये mRNA यूज़ करते हैं। तो बट mRNA बहुत ही ऐसे डेलिकेट होता है, वो डायरेक्टली आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए बॉडी के अंदर तक पहुँचने के लिए जी। तो फिर उसमें आता है ये लिपिड टेक्नोलॉजी। तो उन लोगों ने क्या किया, ये दोनों को मर्ज कर दिया। तो mRNA को सिंथेसाइज कर लिया, बहुत ईजी है कि लैब में उसका सीक्वेंस सिंथेसाइज कर लो, और लिपिड पार्टिकल सिंथेसाइज कर लो, दोनों को मर्ज कर लो, और फिर देखा गया कि वो वैक्सीन, फिर उसके बाद मैं आती हूँ कि कैसे और आगे बढ़े। फिर एस्ट्राजेनिका ने क्या किया कि वायरल वेक्टर के थ्रू किया, क्योंकि उन लोगों का पहले से एक्सपीरियंस था कि उन लोगों ने बाकी वायरस के लिए वैक्सीन कर चुके थे। फिर नोवावैक्स ने सब यूनिट वैक्सीन निकाले, तो उनको भी पहले से एक्सपीरियंस, तो इन लोगों का पहले से ऑलरेडी एवरीथिंग इज रेडी। तो इस mRNA वैक्सीन में क्या हुआ कि इसमें कि ये बहुत इमरजेंसी था, राइट, इन द इट वाज इमरजेंसी कॉल फॉर एवरीवन। एवरी 3 वेव्स हुए थे, जिसमें सेकंड वेव वाज वेरी डेंजरस फॉर एवरीबॉडी। तो वैक्सीन में क्या होता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 3 ट्रायल होता है, उसके बाद वो मार्केट में आता है। ऐसे नहीं कि चलो आज पता चला कि उसको दे दो सबको, ऐसे नहीं। पर इस कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि फेज 1, 2 और 3 एक साथ चल रहा था, क्योंकि वी नीड वेरी अर्जेंटली। तो फेज ट्रायल का रिजल्ट आते आते फेज 2 चल रहा है, पर फेज 1 अभी तक फिनिश नहीं हुआ। फिर सारे रेगुलेशन जो भी बॉडीज है, TGA, FDA, इन लोगों ने भी साथ साथ क्या किया कि ऐसे नहीं कि चलो ये रिजल्ट आ गया इसको देखेंगे, ये रिजल्ट आ गया इसको, उन लोग ऑनलाइन लाइक लाइव कर रहे थे जी, बिकॉज इट हैज टू गो इनटू द पब्लिक डायरेक्टली। यस। तो फिर उसमें क्या हुआ कि ये सारे फेज ट्रायल हो गया, पर उसमें भी उन लोग इतना श्योर नहीं थे कि बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वो सही रहेगा कि नहीं। तो इसलिए शुरू में मना किया गया था कि बच्चों को मत दो, लेडीज को मत दो, पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कैन यूज दैट। यस। तो इस हिसाब से उन लोगों ने इतने जल्दी फिर एटलीस्ट आई थिंक 1.5 ईयर्स में आ गया था वैक्सीन। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे नहीं कि
ये बहुत इमरजेंसी, लाइक just one day job. It's a process. Like it takes a time. So but COVID was just unexpected and it came. So ऐसे COVID का वैक्सीन डेवलप हुआ था. But in that case, like I can contribute my research. Like we never know, right? We are working in a small tiny lab. And हमारे रिसर्च कब कहाँ कैसे काम आए वो हम बता नहीं सकते. तो हम लोग अभी यहाँ पे रिसर्च स्टॉप नहीं हुआ. अभी कोविड का जैसे म्यूटेशन होता जा रहा है ना वायरस का, तो उस हिसाब से हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं कि रिसर्च स्टिल कंटिन्यू, लाइक डिफरेंट लैब में चल रहा है कि चलो अगर ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे, अगर ये आए तो इस हिसाब से मॉडिफाई होता है. तो ये तो पैंडेमिक गया एंड डेफिनेटली हम प्रे कर रहे हैं कि ऐसा कभी भी ना आए पैंडेमिक जो लोगों को अफेक्ट करे. बट ऑफ कोर्स जैसे आपने बताया कि ये ऐसे रिसर्च से आप अगर कोई नेक्स्ट पैंडेमिक आया तो उसके लिए सारे साइंटिस्ट प्रिपेयर है, जो मे बी आप 20 इयर्स से जो रिसर्च करते आ रहे हो, तो मिक्स एंड मैच वाला ड्रग यूज करते हो कि इससे कुछ होता है या इससे. हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. अभी अगर वैक्सीन से हम ड्रग्स पे आए तो अभी एक नया बहुत इमर्जिंग फील्ड चल रहा है कि AMR, which is called like AMR is like antimicrobial resistant. तो ये क्या, इसको अभी लोग, मतलब हमने साइंटिस्ट ने इसको नाम दिया कि it is a kind of slow pandemic. But we started research on that. If this pandemic comes, or we don't expect that it will come. Definitely not. तो उसके लिए हम फ्यूचर मतलब प्रिपेयर हो रहे हैं, फ्यूचर रेडीनेस बोल सकते हैं उसमें रिसर्च टर्मिनोलॉजीज में. तो AMR क्या करता है कि जैसे हमें पता है कि चलो इस इन्फेक्शन के लिए ये एंटीबायोटिक हम लेते हैं, ठीक है, और डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसका इतना डोज है, हाँ आप 5 दिन तक उसको लेना है और इन बिटवीन आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, और एक दिन में 1 ही लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, जो भी प्रेस्क्रिप्शन में होता है वो लेते हैं. पर मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करूंगी और जनता को बताना चाहूंगी कि ये आपके लिए हैं जो ये सोचता है कि मैं एकदम ठीक हो गया 3 दिन के बाद और उसके बाद आप एंटीबायोटिक स्टॉप करते हो. तो प्लीज़ आप ध्यान से सुने कि डॉक्टर संपा सरकार क्या बोलना चाहते हैं. व्हाट इज AMR एंड व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो AMR, इसमें क्या होता है कि चलो तुम आपको एंटीबायोटिक दिया, हमने रिसर्च ऑलरेडी पीछे बैकग्राउंड में रिसर्च हो चुका कि ये एंटीबायोटिक इतने सारे बैक्टीरिया को एक डोज में मारेंगे इतने दिन में, ठीक है. अब उसमें हमने क्या किया, 1 डोज लिया, उतने बैक्टीरिया को मारा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे लिया एंड 3rd डे हम जाके स्टॉप कर दिया. तो वो पूरा किल नहीं हो रहा है, ठीक है. अब बैक्टीरिया को क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि चलो ये आएगा तो देखा जाएगा, इसमें मतलब काइंड ऑफ रेजिस्टेंट होते जा रहा है कि उस टाइम नेक्स्ट टाइम थोड़े दिन बाद मान लो 1 महीने बाद फिर से आप वो एंटीबायोटिक शुरू किया है ना, कि चलो आपका ख़त्म नहीं हुआ डिजीज, क्योंकि आप 3 दिन में ख़त्म कर दिए थे, वो पूरा किल नहीं हुआ था बैक्टीरिया, और फिर से 1 महीने बाद उसको रिलैप्स हुआ है ना, रीग्रोथ हुआ, रिप्लेस हुआ, रिलैप्स हुआ, तो फिर से डॉक्टर ने शुरू किया एंटीबायोटिक. तो क्या हुआ, वो बैक्टीरिया को थोड़ा रेजिस्टेंट आने लग गया. तो ऐसे मान लो कि एक एंटीबायोटिक से हुआ रेजिस्टेंट, फिर दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, फिर उसके बाद पता चलेगा कोई भी एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इरेगुलर यूज से, ओवरडोज से, या फिर डिसकंटिन्यूइंग में, राइट. तो इम्यूनिटी बनी नहीं पाई और वो बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट हो गया. तो उस केस में हम लोग क्या चाह रहे हैं कि again the antibiotic discovery of new antibiotic is a huge cost and huge time consuming, right. So we हम लोग चाह रहे कि जो भी existing antibiotics है उसको अगर थोड़ा सा modify कर दे, जी, है ना, उसको for example for my research it comes here like if I can modify this antibiotic or encapsulate inside the lipid nanoparticles and deliver into the body more effectively, more faster way, more efficacy, then it will show more. तो बैक्टीरिया को थोड़ा सा टाइम लगेगा कि ये तो मॉडिफाई रूप में आया है, तो वही एंटीबायोटिक पर मॉडिफाई रूप में और फास्टर आया, इससे पहले वो रेजिस्टेंट हुए उसको किल कर दो, है ना. तो इस हिसाब से AMR बहुत ही डेंजरस है. मैं बताना चाह रही हूँ कि जो भी ऑस्ट्रेलिया में वी आर क्वाइट सेफ बिकॉज डॉक्टर बहुत मुश्किल से एंटीबायोटिक देते हैं हम लोगों को, तो विच इज़ गुड. बट हम एज ए इंडियन हम लोग लगता है कि एंटीबायोटिक देते ही नहीं है डॉक्टर. तो पर इसको सोच समझ के लेना चाहिए और उसका यूज़
जितना टाइम बताया, जितना थेरेपी टाइम है, पूरा इसको कंप्लीट कीजिए डोज। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एक्चुअली मैं भी नहीं लेती, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल कि अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको कंप्लीट करो, तो वो बेनिफिट रहेगा। एग्जैक्टली। तो बात करें वैक्सीन की, गोइंग बैक टू वन स्टेप बैक, तो वैक्सीनेशन जब आप तैयार करते हो और जब डॉक्टर वैक्सीन देता है तो वो कैसे हमारी बॉडी में मतलब अफेक्ट करता है, और कितना, हाउ स्पीडी कि पीपल कैन रिकवर फ्रॉम दैट वैक्सीनेशन? ग्रेट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग। सो क्या होता है, वैक्सीन एक छोटा सा फॉर्म है कोई भी डिजीज, और वैक्सीन हमेशा, पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि वैक्सीन हमेशा पर्टिकुलर डिजीज के लिए ही बनाया जाता है ना। पहले हमें पता चलना चाहिए कौन सी डिजीज है, फिर उसका बैक्टीरिया कौन है या वायरस कौन है, एंड देन वी स्टार्ट डेवलप द वैक्सीन। तो वैक्सीन हम जब अंदर जाते हैं ना, तो हम बॉडी को, तो मान लो हमारा बॉडी एक कैसल है बड़ा सा, ठीक है, उसमें एक आर्मी फोर्स है जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो अभी वैक्सीन जब दिया, हम बॉडी को बोल रहे हैं कि देखो हम एक वांटेड पोस्टर दे रहे हैं, लाइक फॉर बैड गाइज, व्हेन ही विल कम यू हैव टू Fight get अंदर ready. चल रही है, yes. Fight अंदर चल रही है, ठीक है। तो वैक्सीन जब लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी हम हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर देते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया आएगा, तुम लोग रेडी रहो, जैसे ही आएगा स्टार्ट डिफेंस। पर वैसे केस में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ बैक्टीरिया और वायरस को बॉडी बहुत क्विकली डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो उसका इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो सिक्योरिटी गार्ड है, तो उस केस में कोई कोई बैक्टीरिया बहुत स्नीकी होता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है कि छुप जाते हैं कहीं, है ना। तो उस केस में क्या होता है कि वैक्सीन जब अगर आप ऑलरेडी ले चुके हो, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम सब कुछ रेडी है, बस आए और उसको किल कर दे, ठीक है। पर इस केस में मैं और थोड़ा सा आगे बताना चाहती हूँ कि वैक्सीन हमारे बॉडी में डिजीज़ नहीं कॉज करता है। एज अ साइंटिस्ट आई मस्ट से वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लेने से हमारे बॉडी मोर सेफ रहता है, इवन वी लाइक इन आवर होल कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको डिजीज हुआ, आपका वैक्सीन लिया नहीं है, तो आपको जिस रेट में इन्फेक्शन होगा, जो सीवियरिटी होगा, अगर वैक्सीन ले चुके होते तो वो बहुत माइल्डर वे से होगा, है ना, वो डिजीज। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप चलो वैक्सीन ले लिया, नहीं लिया, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके बाजू में कोई बच्चा है, कोई ओल्डर पीपल है जिन लोगों का इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हुआ, तो आप उसमें स्प्रेड कर रहे हो, राइट। तो जो वैक्सीन है आप लेते हो, जस्ट एन एग्जांपल, जो बच्चा पैदा होता है तो उनको विटामिन के, आई थिंक वैक्सीन स्ट्रेट अवे दिया जाता है उसी दिन, जहां तक मुझे नॉलेज है, बट ऑफ कोर्स यू नो बेटर। उसके बाद 4 months, then 6 months, and then 18 months, and then 5 years, and so on. एंड देन ये रेगुलर वैक्सीन जो हमारी होती है, राइट। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो ये कितने साल तक वैक्सीन हमारी बॉडी में फाइट करेगा, जब तक आप जियोगे तब तक? हाँ, तो वो कभी कभी कोई डिजीज के लिए पर्टिकुलर है, या कोई डिजीज के लिए जो वैक्सीन एक बार दे दिया तो वो कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, लाइक अभी किसी को नहीं होता है, वो 100% इरेडिकेट हुआ। पोलियो, तो वो वैक्सीन मतलब सेम हुए, हमारे बॉडी को पहले से ट्रेन, बच्चा है उसका इम्यूनिटी पावर कुछ नहीं है, तो वो वैक्सीन देके उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसको बोलते हैं कि देखो ये सब आने वाला है, तो इसके लिए रेडी रहो, जब भी आएगा। तो हो सकता है डिजीज बहुत माइल्ड वे से, बट उतना सीवियर नहीं होगा कि लाइफ एंड डेथ का इश्यू आ जाए, इसलिए वैक्सीन लेना चाहिए। प्लीज़, अगर आप सोच रहे हो कि वैक्सीन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कि रेगुलर लाइफ में वैक्सीन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार इनकी बात पे गौर करिएगा। बिकॉज अगर वैक्सीन नहीं ले रहे हो आप, तो आप अफेक्ट कर रहे हो जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। Exactly. तो आपके लिए नहीं, लेकिन आपके घर वाले के लिए जिसकी कोई इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए प्लीज़ आप ख्याल करें। ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम चल रहे हैं अभी, कि वैक्सीन क्यों लेनी चाहिए, AMR क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर संपा सरकार जी, हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन पास करने के लिए कि हमें क्या इंपॉर्टेंटली करना चाहिए हमारी लाइफ में। लास्टली आप क्या संदेशा देना चाहोगे हमारी जनता को कि वैक्सीनेशन और वाई AMR इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाई यू शुड केयर अबाउट दिस? Yeah, definitely. As a scientist, I must say that you should take the vaccines to keep your body more safe. For yourself. For yourself, not only yourself, your community, Yes. your surroundings. And
ऑल्सो मैं एंड AMR को डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा जी। कि कोई भी एंटीबायोटिक ले उसका कोर्स पूरा करे और मिनिमम कोशिश करे कि कम ले हाँ। कि ओवरडोज होने से भी AMR रेजिस्टेंट AMR डेवलप हो सकता है। और एक साइंस का, मैं एज ए साइंटिस्ट, मैं एज एक साइंस का ब्यूटी बोल सकती हूँ कि साइंस हमेशा साइंस पे बिलीव करो, लाइक Yeah. यू नो, बिलीव ऑन साइंस, बिकॉज साइंस इसका कोई, इट डजंट मैटर विच लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड इट डज नॉट हैव एनी बैरियर। उल्टा साइंस पूरे हमारे वर्ल्ड को यूनाइट करते हैं। Correct. इसमें साइंस में ना कोई आई, मी, माई सेल्फ, देम, आस कुछ नहीं है, ओनली वी। Only we, Yeah. exactly. अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, आज से लगा लो 30 साल पहले की बात, तो साइंस इतना एडवांस नहीं था। एंड आज कोविड के बाद वी कैन डेफिनेटली फील कि साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि किसी भी तरह की बीमारी अगर पैंडेमिक हुआ तो साइंटिस्ट विल हैव दैट रिजल्ट कि अब कुछ बच सकते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच सांपा सरकार जी, वंस अगेन फॉर स्प्रेडिंग दिस इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ अस। एंड आप खुश रहो, सलामत रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you.